हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे साथियों अपन एलडीसी के बारे में। कल वाले जो वीडियो के अंदर से डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। अब से जो अपनी क्लासेज रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी साथियों, और जो अपन टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करते हैं वो भी आपको कल से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज अपन इस क्लास के अंदर से पढ़ेंगे भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। अपने एलडीसी के अंदर से साथियों 1 से 2 सवाल इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा कि 1 से 2 क्लास के अंदर ही सारा का सारा जो है मैट्रिक्स में ख़त्म किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, जो भारत की पारिस्थितिकी है उसके बारे में अगर बात करें तो साथियों इसके 5 प्रमुख भौतिक विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होती है। बोले तो इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी के बारे में बात करें तो साथियों जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध विज्ञान होती है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं मेरे भाई, इकोलॉजी कहा जाता है। डेफिनेशन के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत ही याद रख लेना। अब देखते हैं अपन कि भारत की जो पारिस्थितिक क्षेत्र है उसको 5 भागों में कौन कौन से बांटे गए हैं। इन 5 भागों का नाम जरूर याद रखना। एक आता है हिमालय क्षेत्र, दूसरा आता है मरुभूमि क्षेत्र, तीसरा आता है उत्तरी मैदान, और चौथा आता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि आती है, और पांचवा आता है मेरे भाई तटीय एवं सागरीय क्षेत्र आता है। इस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं साथियों जो पांचों क्षेत्र हैं इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए हिमालय क्षेत्र के बारे में। ये रहा आपके पास में, देखो साथियों पारिस्थितिक क्षेत्र, उनकी विशेषता और संकट के बारे में अपने को देखने का मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों हिमालय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि मेरे भाई सततवाही नदियों का उद्गम यहाँ पर से होता है, और जड़ी बूटियों और खनिजों से संपन्न ये क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों इसकी मुख्य पर्यावरण संकट क्या है, तो मेरे भाई याद रखना जैसे पिघलती हिमानियाँ, जो न्यूनीकरण भूस्खलन हो जाता है वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मरुभूमि के बारे में। मरुभूमि क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसका विभाजन होता है, और इसमें से मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, और विश्व का सबसे घना मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं साथियों इसके मुख्य पर्यावरण संकट क्या क्या हैं। तो देखो साथियों यहाँ पर से देखने को मिलेगा अत्यधिक पशुचारण देखने को मिलेगा, पोकर्ण परमाणु परीक्षण प्रभाव देखने को मिल जाता है, जल भराव जिसमें नहरों से होता है यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान के बारे में अगर चर्चा करें तो मेरे भाई इसकी विशेषता ये देखने को मिलेगी, यहाँ पर से 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है इसका एरिया है। ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व यहाँ पर से देखने को मिलेगा, और आर्थिक कृषि केंद्र भी यहाँ पर से पाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं कि मुख्य पर्यावरणीय संकट क्या है उत्तरी मैदान का। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से देखने को मिलेगा कि रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी विषैली हो जाती है, जलमग्नता हो जाती है, लवणीकरण देखने को मिलता है, और भारी शहरी प्रदूषण आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में अपने देख लिया, इसकी विशेषताएं देख लिया अपन ने, मुख्य पर्यावरण संकट देख लिया। अब बात करते हैं मेरे भाई प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, याद रखना 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और प्राचीन काल में जंगलों से ढका हुआ और खनिज संपन्न क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य पर्यावरणीय संकट क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई जैसे देखने को मिलेगा खनन देखने को मिलता है, विस्थापन देखने को मिलता है, मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, मुंबई अहमदाबाद औद्योगिक प्रदूषण आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मुख्य पर्यावरणीय संकट देखने को मिलता है इस क्षेत्र के अंदर। आगे बात करें तो मेरे भाई देखने को मिलेगा आपको तटीय एवं सागरीय क्षेत्र। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई 7516.6 किलोमीटर है ये तटरेखा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से मैंग्रोव वन जो सुंदर वन है वो देखने को मिल जाती है, भितरकनिका देखने को मिल जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वहीं पर बात करते हैं मुख्य पर्यावरण संकट के बारे में तो मेरे भाई यहाँ पर से तेल रिसाव जिसमें से मुंबई हाई में देखने को मिलता है, परवाल विरंजन जिसमें से लक्षद्वीप अंडा माना जाता है, झींगा पालन से प्रदूषण चिल्का देखने को मिल जाता है। ये मुख्य पर्यावरण संकट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भारत के 5 क्षेत्र थे मेरे भाई, इनकी प्रमुख विशेषताएं अपन ने देख ली, इसका मुख्य पर्यावरण संकट अपन ने देख लिया पांचों के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब इनसे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं तो मेरे भाई जब अपन एमसीक्यूज वाली श्रृंखला लगाएंगे मैं प्रयास करूंगा जैसे जैसे अपना टॉपिक होता जाएगा उसके साथ ही अपन एमसीक्यूज करते जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरे भाई कि जैव
विविधता के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो जैव विविधता की अवधारणा का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इससे सवाल छप सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो जैव विविधता क्या होती है, तो याद रखना प्राकृतिक प्रदेश में उपलब्ध जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की संख्या होती है, उसको जैव विविधता कहा जाता है। 1992 को याद रखना है, रियो पृथ्वी सम्मेलन द्वारा इसको परिभाषित किया गया था, ये भी याद रखना है। अब इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अपन बात करते हैं। समय आता है 1980 का, तो 1980 में क्या हुआ मेरे भाई, 1980 का समय के अंदर से साथियों नाम आता है EN नोरस एवं IE मैकमिनस आता है साथियों। इनके द्वारा साथियों जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं 1985 का समय आता है, नाम आता है मेरे भाई वाल्टर जी रेजेन नाम आता, रोजेन नाम आता है। ठीक है, इनके द्वारा साथियों जैव विविधता जिसको अपन बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी संक्षिप्त रूप से इसको गढ़ा गया था। फिर आता है मेरे भाई 1986 का समय आता है। ठीक है, तो 1986 के अंदर से साथियों नाम आता है EO विल्सन के द्वारा साथियों, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया जाता है मेरे भाई किसके बारे में, जैव विविधता के बारे में। ये थोड़ा सा याद रख लेना, इनसे नामों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य में भारत के बारे में। तो देखो साथियों, भूभाग के बारे में अगर बात करें तो साथियों विश्व का मात्र 2.4% लैंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें जैव विविधता के बारे में तो साथियों विश्व का 8% लगभग 16 लाख में से आपको देखने को मिलता है। प्रजातियों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई स्पीसीज के अंदर से 47,000 पादप आपको देखने को मिलते हैं और 81,000 हैं वो जीव आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मेगा डाइवर्सिटी के बारे में। मेगा डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो भारत विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में शामिल है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। पक्षियों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई 2000 प्लस देखने को मिलते हैं, विश्व का 13%। और मछलियों के बारे में बात करें तो 2546 हैं, जो विश्व का 12% आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत मोटा मोटी तौर पर डाटा याद रख लेना। अब बात करते हैं भारत के विशिष्ट एवं प्रवासी वन्य जीवों के बारे में। ठीक है, तो बात की जाए साथियों स्थानिक के बारे में, जिसमें साथियों देखने को मिलेगा घड़ियाल, जो केवल भारत में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं शेर, जो गिर गुजरात में देखने को मिलता है। बाघ, यहाँ पर से बात करते हैं साथियों, बाघ कहाँ पर से देखने को मिले, ये जो है ना शेर हो गया और बाघ हो गया, ये दोनों आपको भारत में देखने को मिलते हैं। एक सींग वाला गेंडे के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ये असम पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, और कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य में मिलता है वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, अभी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जंगली गधा, जो कच्छ के रण में आपको देखने को मिल जाता है, इतना थोड़ा सा याद रखना। ये तो साथियों जो भारत के अंदर से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो माइग्रेट हैं, जिसमें से प्रवासी हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा साइबेरियन सारस देखने को मिलता है, जो शीत ऋतु में आता है साथियों। शीत ऋतु में मरुभूमि के अंदर से आता है, कचर करने अंदर से आता है, बाहर से दूसरे देश से अपने देश में आता है। ठीक है, एक और पक्षी का नाम याद रखना, लिटिल स्टेन है, जो पक्षी का वजन है मात्र 15 ग्राम है, जो साथियों आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर उड़कर भारत आता है। ये प्रवासी हैं, पहले वाले अपने पढ़े जो अपने भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों हॉटस्पॉट संकल्पना है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो याद रखना नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी जाती है 1988 के अंदर से। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व में कुल 36 हैं, याद रखना है हॉटस्पॉट, और जिसमें से भारत में इसकी संख्या मेरे भाई 4 आपको देखने को मिल जाती है, इतना आप याद रख लेना। आगे बात करते हैं वो 4 कौन कौन से हैं। देखो मेरे भाई, तो अपने को 36 तो याद करने नहीं है, भारत वाले याद करने हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात करें तो भारत के 5% भूभाग पर है। ठीक है, और 25% पादप यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर से कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें, इसमें से देख अम्बावलम रिजर्व देखने को मिलता है, एक आता है अगस्तमलाई पर्वत देखने को मिल जाता है, ये तो पश्चिमी घाट कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में, तो पूर्वी हिमालय में साथियों
1700 से लेकर 3500 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है, जिसमें से 4052 स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, थोड़ा सा याद रखना। तीसरा बात करते हैं इंडो बर्मा। तो यहाँ पर से साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र और अंडमान द्वीप समूह यहाँ पर से पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं सुंडालैंड के बारे में। तो साथियों निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये तो आपने देखा जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में। भारत के 4 हैं जिनके बारे में अपने यहाँ पर से देख लिया मेरे भाई मोटा मोटी तौर पर। अब बात करते हैं मेरे भाई कि जहाँ पर से जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता के ह्रास के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है प्राकृतिक कारण और दूसरा आता है मानवीय कारण। अब प्राकृतिक कारण में कौन कौन सा आता है मेरे भाई, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं भूस्खलन आ जाता है, वनाग्नि आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, ओजोन परत का क्षरण आपको देखने को मिल जाता है। ये तो प्राकृतिक कारण के अंदर से आते हैं। दूसरा बात करते हैं मानवीय कारण भी हैं, जिसमें से आवासों का विनाश होता है, सबसे प्रमुख आपको देखने को मिलता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश आ जाता है और अवैध शिकार और प्रदूषण भी यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं, जो जैव विविधता को ह्रास पहुँचाते हैं, मतलब कि हानि पहुँचाते हैं। अब एक डेटा आता है मेरे भाई कि अनुमान है कि भारत में 10% है जो वन और वनस्पतियाँ, और साथ ही बात करें तो मेरे भाई 20% है जो स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत कभी कभार डाटा पूछ लेता तो थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उनके बारे में, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को होता है संकटापन। इसमें सब देखो श्रेणियाँ बांटी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और 4 श्रेणियाँ आपको यहाँ पर से बांटी गई हैं। पहली जो श्रेणी आती है संकटापन आती है, जिसमें से लुप्त होने का खतरा आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है जिसमें से काला हिरण हो गया, संगाई हो गया, जो मणिपुरी हिरण आपको देखने को मिलता है, शेर, पूंछ वाला बंदर आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं सुभेद के बारे में। तो साथियों यहाँ पर से संरक्षित न किया तो संकटापन हो जाएंगे, मतलब ये संकटापन हो जाती हैं, जिसमें से नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी हो गया, गंगा डॉल्फिन हो जाती हैं। दूसरा बात करते हैं दुर्लभ के बारे में। संख्या बहुत कम है और सीमित क्षेत्र में है, जिसमें से अंडमानी टील आ गया, निकोबारी कबूतर आ जाता है, अरुणाचल का मिथुन आ जाता है, इस प्रकार से आता है। चौथा बात करते हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, पृथ्वी अपने आसपास आवास में समाप्त हो जाती है, जिसमें से एशियाई चीता हो गया, 1952 में भारत में क्या कहते हैं लुप्त हो जाता है। दूसरा बात करते हैं गुलाबी सिर वाली जो बतख है, वो भी यहाँ पर से लुप्त की श्रेणी में यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण के बारे में, जिसमें से अपन देखने को मिलेगा इन सीटू और अक्सीटू के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों स्वस्थाने, तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण आपको देखने को मिलता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई 107 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे भाई 553 है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं बाह्य स्थानावे, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर संरक्षण आपको देखने को मिलता है, जिसमें से जंतु उद्यान देखने को मिलेगा, सफारी पार्क देखने को मिलता है, वनस्पति उद्यान देखने को मिलता है, इन विस्ट्रो निषेचन और उत्तक वर्धन आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब देखो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय उद्यान 107 कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई संरक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो साथियों किसी एक प्रजाति अथवा विशिष्ट प्रजातियों के लिए आरक्षित होता है, उसको कहा जाता है। और नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो विशेष प्रकार की शरणस्थली जहां सभी प्रजातियों के आवास सुरक्षित रहते हैं, उसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब देखते हैं जैसे कृत्रिम और अन्य उपाय। तो कृत्रिम के बारे में बात करें, जैसे कृत्रिम गर्भाधान हो गया, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा जो विलुप्त हो रही प्रजातियों की वृद्धि के लिए साथियों कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक को अपनाकर उनकी प्रजातियों में वृद्धि की जाती है। दूसरा बात करते हैं आवास स्थल में सुधार, जिससे उनको बढ़िया तरीके से आवास मिले, जिससे उनके जो संकटग्रस्त प्रजातियां हो चुकी हैं वो विलुप्त नहीं हो, इसके लिए आ जाता है। दूसरा बात करते हैं प्रतिबंधित आखेट क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें से प्रजनन दर वाले क्षेत्रों में रोक देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में।
इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहले इस अधिनियम के बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों 1894 का समय आता है। 1894 में साथियों प्रथम वन नीति लागू की गई थी, याद रखना है। फिर बाद में क्या होता है कि साथियों 1952 के अंदर से भारत में है ना साथियों, चीता है वो पूर्णतः लुप्त घोषित कर दिया गया था। 1972 के बारे में बात करें तो साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है। व्यापक राष्ट्रीय योजना के आधार पर साथियों और साथ में नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है वो स्थापित किए जाते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वैसे तो, और वैसे मैं आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रटना है मेरे भाई। इन चीज़ों से सीधा सीधा सवाल आता है। कैसे कैसे सवाल बनते हैं जब अपन MCQ वाली श्रृंखला में देखेंगे तो सारा आपको याद रह जाएगा। अब 1972 के अंदर से साथियों क्या होता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हो जाता है और व्यापक राष्ट्रीय योजना बन जाती है। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य स्थापित हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है मेरे भाई 1980 से 1986 के मध्य साथियों, यहाँ पर से क्या होता है कि संशोधन होता है। सैकड़ों तितलियाँ, पतंगों, भृंगों और जो नाम आता है साथियों उनको सबको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखने को मिलेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है तो सीधा सीधा फैक्ट है, इनको रटना है मेरे भाई। जैसे जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो याद रखना वॉल्टर जी रेजोन थे। 1985 में इसका किया गया था। दूसरा बात करते हैं, भारत के कुल हॉटस्पॉट की संख्या 4 है जो मैंने पहले बताई थी। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं 8000 किलोमीटर उड़कर आने वाला 50 ग्राम का जो पक्षी है उसका भी नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखना मेरे भाई, नाम आता है उसका लिटिल स्टेन आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। इसको रट लेना है मेरे भाई, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं तो भारत में एशियाई चीता कब लुप्त घोषित हुआ था? तो ये 1952 में हुआ। तो साथियों इस चीज़ को यहाँ पर से आप रट लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से ख़त्म हो जाता है मेरे भाई। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, इसको बार बार रिवीजन करना मेरे भाई। और ये चीज़ें आपको लिखी गई हैं कि जो PDF की नोट्स की PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सचमुच में आप LDC की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।